So my dear students, what I was trying to say, if somebody has stayed in India for less than 60 days, definitely he's a non-resident. And if somebody has stayed in India for 182 days or more during the previous year, then definitely the resident, and you have to check additional condition to know whether he's the ordinary resident or non-ordinary resident. Okay, so this is how it happens. Now the game is on. Person, Indian citizen or person of Indian origin who comes to India for a visit. Okay, for him this confusion is there, and here we have two situations. Now we have two situations, whether his total income is more than or less than equal to 15 lakh, or whether his total income is more than 15 lakh. This situation is for those people who have stayed in India for 60 days or more but less than 182 days. Are you getting this? जो 60 डेज से ज्यादा रुका है और 182 से कम रुका है, उसके लिए ही ये इनकम का कंडीशन एप्लीकेबल है. यहाँ इनकम का कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ इनकम का कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है. अगर कोई इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो इंडिया में 160 डेज से ज्यादा रुका है और 120 डेज से अगर कम रुका है, तो ही हमें यह बात सोचनी है. यहां तक क्लियर है? प्लीज टेल मी. ठीक है ना? अच्छा, लेस देन 182 डेज में भी क्या पॉसिबिलिटी है सर? लेस देन 182 डेज में अभी एक नया सिचुएशन आ गया सर, तो हमें यहाँ पे तो कोई एक्सेप्शनल नहीं है. अगर ये इंडियन सिटीजन है और इसका टोटल इनकम अगर 15 लाख से कम है, तो सर 120 डेज वाला कंडीशन तो इसको भी एप्लीकेबल नहीं है. तो इसको इग्नोर कर दो ना, इसको तो इग्नोर कर दो, क्योंकि ये बेचारा तो 182 डेज वाले सिचुएशन में है. तो ये वाला सिचुएशन हम तभी चेक करते हैं. ये वाला सिचुएशन, दिस मिडिल सिचुएशन वी चेक ओनली एंड ओनली व्हेन सर इसका जो टोटल इनकम है ना, इसका टोटल इनकम प्लस फॉरेन इनकम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाला जो इनकम होता है ना सर, अगर ये मोर देन 15 लाख होगा तो ही ये नया वाला जो अमेंडमेंट आया है वो एप्लीकेबल होगा. सर नए वाले अमेंडमेंट में क्या चेक करना होता है? कंडीशन नंबर 1 में तो 182 डेज ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. कंडीशन नंबर 2 जो था ना सर, 120 डेज और मोर हो जाता है. यहाँ पे 120 डेज और मोर यहाँ पे हो जाता है. ये 120 डेज वाले कंडीशन की वजह से अगर कोई सेटिस्फाई करके, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करके अगर कोई रेसिडेंट बनता है, तो ये बाय डिफॉल्ट एनओआर होता है. ये बाय डिफॉल्ट एनओआर होता है, उसके लिए एडिशनल कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती. दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू थ्रू दिस डिफरेंट सिचुएशन. आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर. यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. तो ये बातें मैंने आपको बता दी. चलो मैं आगे चलता हूं. ये देखो सिचुएशन 6 में मैंने एक नया सिचुएशन बना दिया है, डीम्ड रेसिडेंट. ये भी अमेंडमेंट किसने किया? ये अमेंडमेंट किया फिनांस एक्ट 2020 ने, विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम AY 21-22, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड 5-star अमेंडमेंट which is most expected in examination. सर कॉन्सेप्ट ऑफ डीम रेसिडेंट, सर ये कॉन्सेप्ट ऑफ डीम रेसिडेंट किसे एप्लीकेबल होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम रेसिडेंट इज एप्लीकेबल टू दोज पीपल हु आर नोन एज अ स्टेटलेस पर्सन. So what do you mean by stateless persons? Stateless persons मतलब if you are too rich, आप अगर बहुत अमीर होगे तो आपको नहीं लग रहा you can travel to multiple countries? अरे आप बहुत अमीर रहोगे तो आप अलग अलग कंट्रीज में रहोगे ना. विजय माल्या ऐसे अगर आप लोग रहोगे, करोड़ों का आपके पास इनकम है, ठीक है ना, तो आप किसी भी कंट्री में रह सकते हो. तो आप इंडिया में 60 डेज से कम रुकते हो, दुबई में भी आप कम रुकते हो, कनाडा में भी आप कम रुकते हो, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी आप कम रुकते हो. इतना कम रुकते हो आप हर कंट्री में कि आप किसी भी कंट्री के रेसिडेंट नहीं बनते. बोलो ये पर्सन कंटिन्यूअसली ट्रैवल क्यों कर रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में? व्हाट इज हिज इंटेंशन? जल्दी बोलो ना. ये किसी भी कंट्री का रेसिडेंट नहीं बन रहा है, तो ये क्या चाहता है? इसका इंटेंशन क्या होगा? ही इज ट्रैवलिंग कंटिन्यूअसली. व्हाट शुड बी हिज इंटेंशन? जल्दी बोलो. सर इंडिया में भी टैक्स नहीं भरने का, दुबई में भी टैक्स नहीं भरने का, कनाडा में भी टैक्स नहीं भरने का, ऑस्ट्रेलिया में भी टैक्स नहीं भरने का, मतलब किधर भी टैक्स नहीं भरने का. इंडिया छोड़ दो, ग्लोबल में किधर भी टैक्स नहीं भरने का, ऐसा इसका जो इंटेंशन है. ऐसे लोगों को हम स्टेटलेस पर्सन बोलते हैं. तो देखो जो कैनेडियन सिटीजन है, यूएसए सिटीजन है,
सिंगापुर के सिटीजन है, वो उनकी कंट्री उनका देख लेगी। हमें किसको किसको मतलब लेसन सिखाना है, हमें उनको सिखाना है जो इंडियन सिटीजन है। मतलब जो इंडियन सिटीजन ये चुनाव लगा रहे हैं, ऑब्वियसली प्राइमरी चुनाव वो इंडियन गवर्नमेंट को लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इंडियन सिटीजन के लिए ही ये लॉ एप्लीकेबल होता है। आई एम रिपीटिंग दिस फ्रेज अगेन एंड अगेन, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टू इंडियन सिटीजन। ये लॉ खाली इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल होता है, ये लॉ फॉरेन सिटीजन को एप्लीकेबल नहीं होता। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टू इंडियन सिटीजन। क्योंकि यार हम खाली इंडियन सिटीजन को ऊपर ही उनके कान पकड़ के उनको बोल सकते हैं तो बहुत यहाँ वहां घूम रहा है, तुझे अभी हमने डीम्ड रेसिडेंट बना दिया है, तो कितना भी नाच ले तुझे डीम रेसिडेंट बना दिया है। और अगर किसी को आप डीम रेसिडेंट बना दोगे तो नंबर ऑफ डेज का कुछ लेना देना है क्या, मुझे वो बता दो प्लीज। इंडिया में कितने दिन रुका था उससे कोई लेना देना है क्या? नो नहीं, वो इंडिया में 0 दिन भी अगर रुका होगा ना तभी भी वो डीम रेसिडेंट हो गया। डीम रेसिडेंट मतलब हमने डिक्लेयर कर दिया आप लोगों को रेसिडेंट, बात ओवर, खत्म। वो तुम्हारा वो चेक ही नहीं करना है नंबर ऑफ डे स्टेड इन इंडिया। तो इन लोगों को जब हमने डीम रेसिडेंट डिक्लेयर किया तो प्रॉब्लम हुआ उन सारे लोगों को जो दुबई में आज के तारीख में काम करते हैं, ठीक है ना, जॉब करते हैं, जॉब। क्योंकि मैं केरला में पढ़ाता हूं, केरला के बहुत सारे लोग सऊदी, दुबई, गल्फ कंट्रीज में काम करते, जॉब करते। उन लोगों को ये जब अमेंडमेंट आया ना, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पर्सनल पे मैसेज डाला, सर माय फादर इज स्टेइंग इन दुबई एंड ही इज नॉट पेइंग टैक्स इन दुबई, क्योंकि दुबई में इंडिविजुअल के सैलरी के इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है, एंड ही इज आल्सो नॉट पेइंग टैक्स इन इंडिया बट ही स्टिल होल्डिंग अ इंडियन पासपोर्ट, सर ही इज अ इंडियन सिटीजन। तो क्या अभी उसको डीम रेसिडेंट बना के बेचारा जो जॉब दुबई में करके दुबई में जो सैलरी कमा रहा है, क्या उसको इंडिया में टैक्स किया जाएगा? ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में डर उठ गया। ऐसा उनके ही लोग, मतलब आप समझ रहे हो ना, इंडिया के जो लोग अभी फॉरेन कंट्रीज में जाके जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों के मन में ये डर आ गया होगा। आर यू गेटिंग दिस? यस इंडिया के लोग जो फॉरेन कंट्रीज में, उनको डर लगना चालू हो गया, जिनको हम एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन मतलब सर वो अभी नॉन रेसिडेंट है, वो इंडिया में नहीं रहते लेकिन वो सिटीजन ऑफ इंडिया है सर। तो इन लोगों को बहुत डर लगने लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर क्या रहा है, ये मोदी पागल हो गया है क्या, ये निर्मला आंटी पागल हो गई क्या, ऐसे मतलब बहुत ना अग्रेसिव कमेंट आने चालू हो गए, गाली गलौज भी हो गया था सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज लिया, ठीक है ना। प्रेस रिलीज करके कुछ होता है, निर्मला सीतारमन और वो अनुराग ठाकुर वगैरह वो सब लोग क्या करते हैं, प्रेस रिलीज लेते हैं और क्लैरिफिकेशन देते हैं कि हमें सबको टैक्स नहीं करना है, हमें खाली जो बिजनेस क्लास है ना खाली उसी को ही टैक्स करना है, क्योंकि ये बिजनेस क्लास वाले ही हमें चुना लगा रहे हैं, जो जॉब प्रोफाइल है उसको हमें टैक्स नहीं करना है। एंड टू मेक श्योर दिस, दे सेड दिस पर्सन हु इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट विल आल्सो बी डीम्ड टू बी एनओआर। ये डीम्ड एनओआर बनेगा। मुझे बताओ, अगर ये कोई डीम्ड एनओआर बन गया तो क्या फॉरेन का कोई पर्सन इंडिया का अभी दुबई में जॉब कर रहा है, क्या इसका सैलरी इनकम इंडिया में टैक्स हो सकता है क्या? अगर कोई डीम्ड एनओआर होगा, कोई एनओआर होगा तो सैलरी इनकम इंडिया में टैक्स होता है क्या? मुझे इतना बता दो बस। दुबई का फॉरेन का सैलरी, फॉरेन इनकम है, ये फॉरेन इनकम अक्रूज आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, क्या सैलरी इंडिया में टैक्स होगा? नो नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? सर एनओआर के हाथ में कौन से इनकम टैक्सेबल होते हैं? दो ही इनकम, इंडियन इनकम, इंडियन इनकम तो सबके हाथ में टैक्सेबल होता है, उस पर कोई नाटक ही नहीं, ठीक है ना। बट फॉरेन इनकम, फॉरेन का एक लौता इनकम ही टैक्सेबल होता है ना। कौन सा फॉरेन का इनकम टैक्सेबल होता है सर? फॉरेन इनकम जिसका बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, मतलब खाली पीजीबीपी है, इसका प्योर फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता ना। प्योर फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल ऐसे भी नहीं होता। तो कोई बंदा अगर जॉब करके सैलरी कमा रहा है, इंडियन सिटीजन दुबई में जॉब करके सैलरी कमा रहा है, तो क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगी इस क्लॉज के वजह से? नो नहीं, क्योंकि नो डीम रेसिडेंट जो बने हैं ना वो बिजनेस क्लास वाले बने हैं, सैलरी क्लास वाले डीम रेसिडेंट नहीं बने हैं। और इसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटेंट खाली इस इनकम को लेकर था। कौन सा इनकम सर? फॉरेन इनकम जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है ना, उसे हमें टैक्स करना पड़ेगा। तो उन्होंने नया क्लॉज इंट्रोड्यूस किया। नया क्लॉज क्या बोलता है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A क्या बोलता है देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 6.1। 6.1 में क्या कंटेंट है? वो नंबर ऑफ डेज का गेन।
तो बोलता है नंबर ऑफ डेज गया भाड़ में, ठीक है ना, उससे मुझे लेना देना ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन नॉट इवन पीआईओ, ये पीआईओ को एप्लीकेबल नहीं होता, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन को तो एप्लीकेबल होता ही नहीं है, पीआईओ को भी एप्लीकेबल नहीं होता, ओनली इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम एक्सीडिंग 15 लाख रुपए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो 15 लाख के ऊपर होगा तो ये आपके ऊपर ये प्रोविजन लगा के मतलब है, shall be deemed to be resident in India in that previous year if he is not liable to tax in any other country or territory by a reason of domicile or resident or any other criteria of a similar nature। चलो ठीक है, और जो असेसी यहां से, जो असेसी यहां से 61A से रेसिडेंट बनता है, ही शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज ए एनओआर। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ये मतलब होता है कि इसका खाली इंडियन इनकम तो पहले भी टैक्सेबल था साहब, और फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगा जिसका बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हुआ था, ये वाला फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगा, प्योर फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। चलो अब जैसे क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आ जाएगा। सर ये देखो सिचुएशन 7 में देखो सर, an individual can be a non-resident in India, an individual can be a non-resident in India provided अभी नॉन रेसिडेंट बनने के दो सिचुएशन बन गए ना, या तो आप 61 की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई मत करो, यू डोंट सेटिस्फाई 182 डेज वाला कंडीशन एंड 60 डेज वाला कंडीशन, तो आपने जो नंबर ऑफ डेज के कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं किए, और आप डीम्ड टू बी रेसिडेंट भी नहीं बनने चाहिए, क्योंकि अगर आपने नंबर ऑफ डेज का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया और आप डीम्ड टू बी रेसिडेंट बन गए तो आप रेसिडेंट बन गए। तो अभी आपके लिए दो सिचुएशन बन गए यहाँ पे, अगर आपको नॉन रेसिडेंट बनना है तो आपको 61 में भी फॉल नहीं होना है और 61A में भी फॉल नहीं होना है, तो ये आप नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। दिस इज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन फॉर यू गाइस, ठीक है। अब ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के 4 सिचुएशन आते हैं, ठीक है ना। सर इंसान नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बनेगा, ओआर कब बनेगा, मैंने आपको बता दिया ना, ओआर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 730 डेज या मोर रुकना पड़ता है, और 2 इयर्स का रेसिडेंट बनना पड़ता है आउट ऑफ 10 इयर्स, ठीक है ना। ये ओआर बनने की सिचुएशन मैंने आपको पढ़ा दी है। तो सर एनओआर कब बनेगा पर्सन, व्हेन पर्सन कैन बिकम एनओआर इन इंडिया इफ ही हैज बीन अ नॉन रेसिडेंट फॉर 9 आउट ऑफ 10 इयर्स। देखो आप अगर 9 आउट ऑफ 10 इयर्स नॉन रेसिडेंट थे तो सर आप रेसिडेंट नहीं थे तो आप एनओआर बन जाओगे, तो ये तो इसका अपोजिट कंडीशन है। ओके, he had stayed in India during the 7 years for overall period of 729 days or less, मतलब less than 730 days, 729 और लेस, तो ये भी इसका अपोजिट सिचुएशन है, ये तो पहले भी था लॉ में। नया क्या आया है, नया ये दो आए 3 and 4 जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, Indian citizen or a person of Indian origin having a total income other than foreign sources exceeding 15 lakh during the previous year who has been in India for a period or period amounting to 120 days or more but less than 182 days, ये वाला मैंने पढ़ा दिया आपको कि सर ये भी बाय डिफॉल्ट एनओआर बन जाता है, ये डीम्ड एनओआर है। और जो अभी रेसिडेंट हमने पढ़ा 61A में, उसको भी हम बाय डिफॉल्ट एनओआर बोलते हैं, नंबर ऑफ डेज इज इररिलेवेंट, तो ये एनओआर बनने के कुछ सिचुएशन भी मैंने आपको पढ़ा दिए। इसके ऊपर एक आध कोई क्वेश्चन मिलता है तो देखते हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सीए इंटर के मॉड्यूल में आ जाओ, ब्रेटली का क्वेश्चन हम करेंगे। ब्रेटली, अच्छा ब्रेटली इंडियन सिटीजन है क्या आपके नॉलेज के हिसाब से? ऑस्ट्रेलियन नहीं सर, ये ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, ये ना ही इंडियन सिटीजन है ना ही पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्योर फॉरेन सिटीजन है। तो इनको जो एक्सेप्शनल सिचुएशंस है ना वो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता, जो ऑर्डिनरी बेसिक सिचुएशन है वही एप्लीकेबल होगा। ब्रेटली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट्स इंडिया फॉर 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर साल वो इंडिया में 100 दिन के लिए आते हैं, चलो ठीक है। एंड दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर 10 इयर्स, लास्ट 10 साल में यही चलते आया हुआ है। फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर AY 21-22, क्योंकि ये जनरल सिचुएशन है, मैं अपने चार्ट के जनरल सिचुएशन में जाता हूं और फटाफट आपको दिखा देता हूं कि कंडीशंस कैसे लिखनी थी। अभी हमें एग्जाम में जब ऐसा नॉर्मल वाला आता है तो हमें कंडीशंस एकदम सिंपल सी लिखनी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। स्टे ऑफ 182 डेज और मोर इन इंडिया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 डेज। बोलो सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड? Not satisfied. नॉट सेटिस्फाइड। तो क्या इनको मैं नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर दूं ब्रेटली को? No.
नहीं सर, अभी नहीं करना है, लेकिन स्टे ऑफ 60 डेज और मोर इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बोला है, तो मुझे यहाँ पे 100 डेज ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर साल वो 100 डेज के लिए आते हैं। तो ये तो सेटिस्फाइड हो गया, हाँ ये सेटिस्फाइड हो गया। और मुझे बताओ लास्ट 4 इयर्स में कैसे आए रहेंगे? अभी 100 डेज हर साल आते हैं ना, तो 100 डेज प्लस 100 डेज प्लस 100 डेज प्लस 100 डेज, 400. तो ये 400 डेज हो days. जाता है। तो ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा ना, पार्ट बी भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। Yes. Yes. तो इनका स्टेटस, अभी तक स्टेटस बताओ ना, ये क्या बन गए? President of India. रेसिडेंट बन गए, ठीक है ना। अब रेसिडेंट बन गए, लेकिन हमें अभी क्या चेक करना है कि वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो मुझे बताओ, वो अगर इंडिया में स्टे करते हैं 730 डेज और मोर, तो यहाँ पे 7 इयर्स ना, तो 100 इंटू अगर मैं 7 करता हूं, तो हर साल 100 डेज के लिए आते हैं, तो ये तो खाली 700 डेज ही हो जाएगा, राइट? Yes. Yeah. तो इसमें Not ना ये कंडीशन लिखने से अच्छा है इसको नहीं लिख के आप एनओआर वाला कंडीशन लिखो, क्योंकि आपको तो पता है कि ये एनओआर ही बनने वाला है। तो ये कंडीशन का अपना लैंग्वेज चेंज कर दो, और लैंग्वेज चेंज करके आप क्या लिख दो? स्टे इन इंडिया फॉर 729 डेज, 729 डेज और लेस। देखो 729 डेज और लेस अगर इंडिया में रुकोगे तो आप एनओआर बनते हो, तो ये सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 700 डेज अगर आप रुकते हो इंडिया में, ठीक है ना, 700 डेज अगर आप रुकते हो इंडिया में, तो आप क्या बन गए मुझे बता दो ना, कंक्लूड करो ना यहाँ पे। या तो आपने ओआर की सिचुएशन लिखी यहाँ पे, आप यहाँ पे, हाँ आपने Non-resident. वेरी गुड। अगर आपने ओआर की भी सिचुएशन लिखी तो मैं यहाँ पे नॉट सेटिस्फाइड लिखूंगा। पार्ट ए अगर नॉट सेटिस्फाइड हो जाता है तो पार्ट बी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो अपने को यहाँ पे कंक्लूड करना पड़ेगा, कंक्लूजन, कि बाबा ब्रेटली जो है ना वो इंडिया में आर बट एनओआर है सर, एनओआर है। अच्छा, आर एनओआर होंगे तो इंडिया में कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा वो भी बता दो प्लीज। क्या इंडिया में इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा? एनओआर का इंडियन इनकम टैक्सेबल हो जाएगा सर। एनओआर का फॉरेन इनकम में से, फॉरेन इनकम में दो होता है, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये वाला इनकम टैक्सेबल हो जाएगा हाँ. सर, ये वाला इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जो प्योर फॉरेन इनकम है, प्योर फॉरेन इनकम मतलब डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, रेंट फ्रॉम फॉरेन एसेट, एग्रीकल्चर लैंड इन फॉरेन कंट्री, सैलरी इन फॉरेन कंट्री, क्या वो वाले इनकम टैक्सेबल होंगे इंडिया में? प्योर फॉरेन इनकम No. नहीं सर, No. प्योर फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती। ये इसका इंप्लीकेशन है, तो आपको वो भी समझ में आना चाहिए जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम में कवर होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, ये तो पार्ट ए खत्म हो गया। Would your answer change if above facts related to श्रीनाथ? श्रीनाथ तो आपको पता है ना, श्रीशांत करके कोई एक बॉलर था श्रीनाथ, उसका उन्होंने नाम चेंज कर दिया। एन इंडियन सिटीजन हु रिसाइड इन ऑस्ट्रेलिया, ये तो इंडियन सिटीजन है, बाप रे इंडियन सिटीजन है और अभी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मजे ले रहे जिंदगी के। एंड रिप्रेजेंट्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, अभी वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साथ खेलते हैं। मुझे बताओ, अगर ये इंडियन सिटीजन है और ये हर साल इंडिया में विजिट करने आते हैं, तो ये कितने, ये जो कंडीशन हमने रखी है यहाँ पे मेरे आंसर में, अभी जो मैंने आपको कंडीशन यहाँ पे लिखी, ये चेंज हो जाएगी ना। अभी ये 60 डेज वाला कंडीशन चेंज हो जाएगा ना, ये इंडियन सिटीजन बन गया। तो कौन से में फॉल होगा सर? ये फॉल होगा अभी इस वाले सिचुएशन में, इंडियन सिटीजन हु कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इनका इनकम 15 लाख से ज्यादा है कि 15 लाख से कम है। तो ये तो उन्होंने लिखा नहीं 15 लाख से ज्यादा है कि 15 लाख से कम है। तो जब दो आंसर पॉसिबल होते तो हमें दोनों लिखने पड़ते एग्जाम में, कि 15 लाख से ज्यादा होगा तो क्या होगा, 15 लाख से कम होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी हमारे डेज चेंज हो जाएंगे, ये 182 डेज हो जाएगा। और अगर ये 182 डेज हो जाता है तो मुझे बताओ ना, यहाँ पे भी मैं 100 डेज लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा नॉट सेटिस्फाइड, और सेकेंड कंडीशन में भी 100 डेज ही लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा नॉट सेटिस्फाइड। भले यहाँ पे मैं 120 डेज भी अगर लिखता हूँ तभी भी ये नॉट सेटिस्फाइड ही हो जाता है ना। Yes. Yes. देखो 15 लाख से ज्यादा होगा इनकम तो ये 120 डेज हो जाएगा, ये वाला फिगर। 15 लाख से कम होगा तो ये 182 डेज ही रहेगा। दोनों सिचुएशन में ये नॉट सेटिस्फाइड ही रहने वाला है। तो इसका डेफिनेटली स्टेटस क्या है मुझे बता दो ना, डेफिनेटली इसका स्टेटस क्या है? श्रीनाथ का स्टेटस क्या है? Non-resident of India. Non-resident. नॉन रेसिडेंट है, तो एडिशनल कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं है भैया, ये नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे पार्ट बी में। मैं आप लोगों के लिए रीड आउट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। पार्ट बी का आंसर मैं आपको रीड आउट कर लेता हूं, ठीक है। पार्ट ए का आंसर उन्होंने लिखा है,
नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, पार्ट ए का आंसर है ये। पार्ट बी का आंसर देखो, if above facts relate to Srinath, an Indian citizen who is residing in Australia comes to visit to India, he would be treated as a non-resident. He would be treated as a non-resident in India, irrespective of his total income. बाबा इसका टोटल इनकम देख के मतलब ही नहीं, क्योंकि 15 लाख के बाद भी होगा, तभी भी सर क्या होगा, 15 लाख के बाद होगा तो मैक्सिमम आप 120 डेज लिखोगे ना। इसने तो लेस देन, he has stayed in India for less than 120 days. आप ये समझो, he has stayed in India for less than 120 डेज। अगर कोई लेस देन 120 डेज है, ये पक्का क्या बनेगा सर, पक्का ये बनेगा नॉन रेसिडेंट, ये पक्का नॉन रेसिडेंट बनेगा सर, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे बात। आगे देखो, उन्होंने सिचुएशन थोड़ा चेंज किया, ट्विस्ट किया। इन दिस केस इफ श्रीनाथ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द फॉरेन सोर्स एक्सीड्स 15 लाख, बोलते कि 15 लाख से एक्सीड हो गया तो ही वुड बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट। अरे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ना था मुझको। सी व्हाट वुड बी योर आंसर इफ श्रीनाथ हैड विजिटेड इंडिया फॉर 120 डेज इंस्टेड ऑफ 100 डेज एवरी ईयर, इंक्लूडिंग इन प्रीवियस ईयर 2021। बोलते 100 की जगह पे अगर 120 डेज इंडिया में आओगे तो अभी यहाँ पे 120 डेज की जब बात आती है तो आपके माइंड में फटाक से स्ट्राइक होना चाहिए कि 120 डेज की बात आती है तो हमें देखना पड़ेगा इनकम 15 लाख से ज्यादा है या 15 लाख से कम है ना, 15 लाख प्लस है कि 15 लाख तक है। 15 लाख तक होगा तो आंसर तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि तभी तो 182 डेज का कंडीशन लगता है। एम आई राइट? Yes. लेकिन अगर 15 लाख से ज्यादा होगा तो मुझे 120 डेज का कंडीशन लिखना पड़ेगा। हाँ सर, मैं आपको 120 डेज का कंडीशन भी लिख के बताता हूं। अज्यूम करते हैं कि इसका इनकम 15 लाख से कम है, तो यहाँ पे मैंने 120 डेज लिखा, यहाँ पे 120 डेज लिखा, तो यहाँ पे मुझे नॉट सेटिस्फाइड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे 120 डेज लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 182 डेज है तो यहाँ पे भी नॉट सेटिस्फाइड लिखना पड़ेगा अगर इनकम 15 लाख से कम है तो। ये वाले कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि इसका स्टेटस बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। लेकिन अगर इसका इनकम 15 लाख से ज्यादा होगा, अगर इसका इनकम 15 लाख से ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या गेम हो जाएगा, देखो अभी यहाँ पे गेम ये हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा 120 डेज। पहला वाला कंडीशन तो नॉट सेटिस्फाइड ही आने वाला है, और सेकेंड वाले कंडीशन को उन्होंने 120 डेज लिखा, और आपने बोला कि वो 120 डेज इंडिया में रुकता है तो मैंने लिख दिया, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। और 120 डेज मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 4 करता हूं तो ये इंडिया में 480 डेज यहाँ पे रुकेगा, तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया। तो श्रीनाथ यहाँ पे रेसिडेंट बन जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? Yes. सर ये रेसिडेंट तो बन जाएंगे, लेकिन इनको डीम्ड टू भी क्या बना के रखा हुआ है, क्या एडिशनल कंडीशन लिखूं मैं यहाँ पे? Yeah. R button. एडिशनल कंडीशन लिखना ही नहीं है, क्योंकि इसको हमने डिक्लेयर क्या करके रखा हुआ है सर, ये अगर 120 डेज की वजह से अगर कोई रेसिडेंट बनता है इंडिया में तो ही इज डीम्ड टू बी एनओआर। सर ये वाला बात पक्का क्लियर है क्या आप लोगों को? अगर 120 डेज की वजह से अगर कोई इंडिया में रेसिडेंट बनता है तो बाय डिफॉल्ट वो एनओआर होता है, एडिशनल कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा फास्ट जा रहा हूं लेकिन समझ रहा है कि आप लोगों को, जल्दी बोलो। Yes. हाँ. ठीक है ना? आंसर रीड आउट कर लेता हूं तो देखो, आंसर से ज्यादा शायद समझ में आ जाएगा। पार्ट सी, इन दिस केस श्रीनाथ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम एक्सीड्स 15 लाख। अगर 15 लाख से ज्यादा होगा तो ही वुड बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट। रेसिडेंट तो बन ही जाएगा क्योंकि 120 डेज से ज्यादा है, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। ओके, ये तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया हो जाएगा सिंस ही स्टे इन इंडिया 120 डेज एंड 480 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। इफ टोटल इनकम एक्सीडिंग फॉरेन इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख, अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं होगा तो भैया तो वो तो नॉन रेसिडेंट ही रहेगा ना, क्योंकि तभी तो 182 डेज का कंडीशन उसने कंप्लाई ही नहीं किया। बोलो, हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों हमारे हो चुके हैं यहां से। Now I am taking another higher level question from computation of total income and tax payable chapter 8 CA inter module, लेकिन है रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड। ओके, तो रेसिडेंशियल स्टेटस का ही क्योंकि हमारी बात हो रही है तो लेट अस कंक्लूड दिस क्वेश्चन हियर ओनली, नहीं तो फिर बाद में क्या हो जाता है ना, वो रह जाता है।
इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि इसमें ना अमेंडमेंट को बहुत अच्छे से कैप्चर कर लिया है। ओके, आराम से करेंगे, थोड़ा ध्यान दो आप लोग, और आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को टाइम दूंगा। मिस चार्ली एन अमेरिकन नेशनल, अमेरिकन नेशनल मतलब इंडियन सिटीजन या फॉरेन सिटीजन? फॉरेन सिटीजन। फॉरेन सिटीजन। तो इनको वो जो सारे जो हमने लॉ पढ़ के रखे हुए हैं, कौन से वाले, 120 डेज वाले, 182 डेज का एक्सेप्शन, वो सारे लॉ इसको एप्लीकेबल होंगे क्या? एक्सेप्शनल लॉ इनको एप्लीकेबल होंगे क्या? मुझे उतना बता दो बस। नहीं होगा। नहीं सर, इनको ना, क्योंकि ये फॉरेन नेशनल है, इनको तो जनरल कंडीशंस अप्लाई होंगी जो सिचुएशन 1 वाली है। बट शी गॉट मैरिड टू मिस्टर राधे, राधे से शादी कर ली उन्होंने। राधे जो है वो इंडिया के हैं, लेकिन शादी उनकी यूएसए में हुई थी। तो चार्ली इंडिया में नहीं आई थी, राधे वहां पे गए थे। ऑन 2 मार्च 2020 उनकी शादी कब हुई उससे हमसे क्या लेना देना, रेसिडेंशियल स्टेटस में उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यहां से गेम चालू हो जाता है। शी केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, जिंदगी में पहली बार इंडिया में आई। राधे है, तुमको पता है इंडियन कल्चर क्या है, अगर फॉरेन में शादी करोगे तो बहू को घर दिखाने के लिए घर पे लेके लाना ही पड़ता है। दिस इज हाउ इंडियन कल्चर वर्क्स। कितना भी फॉरवर्ड हो जाओ, लाखों में कमाओ, करोड़ों में कमाओ, आपके घर वाले आपको 10 ताने मार के रहेंगे अगर आप अपनी शादी करने के बाद अपनी वाइफ को उनके घर पे लेकर नहीं आओगे तो बेचारा राधे और चार्ली यूएसए से ट्रैवल करके इंडिया में आए ऑन 16 मार्च 2020। अब 16 मार्च 2020 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। मैं आगे जाके आपको थोड़ा इसका ट्विस्ट बताऊंगा। शी लेफ्ट फॉर यूएसए ऑन 19 सितंबर 2020। आपको पता है अभी शादी होने के बाद इंडिया में दुनिया भर के कल्चर होते हैं, दुनिया भर का अपना रिचुअल्स होता है। ये मंदिर में जाएंगे, जागे वाला बाबा, देन योर विलेज वाला, ठीक है ना, देन ग्राम देवत, देन कुल देवत, देन दिस एंड दैट। तो बेचारी को इंडिया पूरा घुमाने के लिए उनको लगा सितंबर तक, सितंबर वो चली गई इंडिया से। She again returned to India on 27th March 2021. तो आपके प्रीवियस ईयर में she has come to India again on 27 March। यहां तक कि रेसिडेंशियल स्टेटस का डेटा है। यू हैव टू लर्न अप टू हियर ओनली। आगे का डेटा अलग अलग ट्राई करता है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स का टाइम। प्लीज टेल मी इसका आंसर क्या आएगा। प्लीज आप लोग कंप्यूट करो, प्लीज डू नॉट लुक एट द आंसर, आप कंप्यूट करो और मुझे बताओ इनका आंसर क्या आएगा। नंबर ऑफ डेज स्टे इन द प्रीवियस ईयर वो निकाल के दो और मुझे आंसर बता दो प्लीज। सो वी नीड टू सी अ बेसिक कंडीशन का फॉर्मेट। whenever you do the question you need to know the format। तो बेसिक कंडीशन का फॉर्मेट ये रहा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो चार्ली वो स्टेड इन इंडिया कितने दिन तक, ठीक है ना। यहाँ पे मिस्टेक तुम लोग ने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ स्टूडेंट ने जो मिस्टेक किया, दैट मिस्टेक वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ अस एंड दिस इज अ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हो कि एग्जाम में कितना कांड होता रहेगा। ओके या आयुष, योर आंसर इज राइट आई गेस। देखो क्या होगा यहाँ पे चार्ली के साथ। So Charlie came to India for the first time on 16th March 2020, but 16th March 20 to 31st March 2021 कितने डेज होते हैं? नहीं 21 नहीं, 31st March 2020 कितने दिन होते हैं? 16 मार्च से लेके 31st मार्च तक कितने दिन होते हैं? मार्च में कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं ना, उसमें के 15 निकाल दो। 15 days। 16 ये 16 डेज ना वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में नहीं रुकी थी, ये तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है ना। मेरा प्रीवियस ईयर तो 1 अप्रैल से चालू होता है। अरे डू यू अग्री विद दिस? मेरा प्रीवियस ईयर तो अप्रैल से चालू होता है ना। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ वर्किंग नोट, अप्रैल में कितने दिन रुकी थी वो? 30 डेज। इसके पहले का थोड़ी ना क्या काउंट करूंगा मैं, क्यों? क्योंकि मेरा लैंग्वेज क्लियर है ना, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मुझे निकालना है। 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसके पहले का थोड़ी ना क्या मैं 16 डेज काउंट करूंगा, ये नहीं काउंट करूंगा मैं यहाँ पे। इफ यू काउंट दिस देन आंसर विल चेंज डेफिनेटली। देखो अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर में वो इंडिया छोड़कर चली गई। कौन से दिन पे चली गई? 19 सितंबर। तो 19 तक काउंट करेंगे ना, 19 तक काउंट करना पड़ेगा अपने को। 19 तक काउंट अगर करेंगे तो 19 सितंबर तक काउंट करना पड़ेगा। फिर वो इंडिया में नहीं थी, फिर डायरेक्टली वो मार्च में आई। मार्च में क्या डेट पे आई?
27. मार्च 27, 28, 29, 30, 31 कितने दिन होते हैं? 5. 5 डेज। तो टोटल कितने नंबर ऑफ डेज हो गए? 177. 177 डेज हो जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे 177 डेज लिखता हूं तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड? Not satisfied. नॉट सेटिस्फाइड। अब मुझे यहाँ पे भी वही लिखना पड़ेगा, 60 डेज का कंडीशन ही लिखना पड़ेगा। 60 डेज का कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया, तो सेटिस्फाइड। लेकिन क्या 365 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई होगा? No. नहीं। नहीं। 0 प्लस 16 ना, 4 साल में वो इतने दिन रुकी थी। प्रीसीडिंग 4 इयर्स में 0 0 0 प्लस 16 ना, क्योंकि शी केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके पहले कभी Yes. आई नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने अगर 16 डेज लिखा तो ये नॉट सेटिस्फाइड हो जाता है। तो चार्ली का स्टेटस क्या हो गया, प्लीज बता दो? Not resident. Not resident. नॉन रेसिडेंट बन गया। नॉन रेसिडेंट बनने के बाद चार्ली का कौन सा इनकम टैक्स होगा इंडिया में? Indian income. Indian income. ओनली इंडियन इनकम टैक्स हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। एडिशनल कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मिस्टेक किया, कौन सा मिस्टेक? ये 177 डेज में मिस्टेकली 16 डेज ऐड करके देखो, 177 प्लस 16 तो आता है 193। डू यू अग्री? Yes. अरे एग्जाम में कुछ लोग वो जब से इंडिया में आई है तब से काउंट करना चालू कर देते हो, और 193 लिख दोगे तो गेम ओवर हो जाएगा। यहाँ पे आप उसको रेसिडेंट बना दोगे, आपका पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा। ये एक ट्विस्ट समझा तुम लोगों को? हाँ, तो ये थ्रेड था इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब वो इंडियन इनकम की यहाँ पे कुछ बात की थी कि वो इंडिया में जब थी तो उसने घर लिया 25,000 रुपया पर मंथ रेंट पे, तो वो ठीक है, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। 25,000 इंटू 11 करना पड़ेगा क्योंकि घर उसने मई से भाड़े पे दिया हुआ है, तो वो उसका हो गया 2,75,000 का उसका जीए भी होता है। उसमें से आपको पता है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो, और इंटरेस्ट ऑन लोन उन्होंने दिया है 97,500, वो भी माइनस कर दो, तो आपका ये नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। वो बड़ी बात नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है। शी हैड रिसीव्ड कैश गिफ्ट, कैश गिफ्ट मिला है उसको फ्रॉम हर रिलेटिव। अभी इंडिया में आई है, शादी करके आई है, फॉरेन की बहू है, तो आप उसको कुछ गिफ्ट वगैरह दोगे ना। तो पेरेंट ऑफ हस्बैंड से गिफ्ट मिला, पेरेंट ऑफ हस्बैंड, बाबा पेरेंट ऑफ हस्बैंड से गिफ्ट मिला, रिलेटिव है, नॉट टैक्सेबल। मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड, सिस्टर ऑफ हस्बैंड, उससे गिफ्ट मिला, वो भी नॉट टैक्सेबल है, ये भी रिलेटिव है, दोनों के दोनों रिलेटिव है। और जो बहुत क्लोज फ्रेंड थे हस्बैंड के, हरामी दो जिनको हम बोलते हैं, फॉरेन की भाभी आई है तो उन्होंने गिफ्ट देने चालू किए 1,72,000, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है क्योंकि 50,000 से ज्यादा है। तो हमने क्या करना है, मैंने इनकम के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि वो आसान है, उसमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डिटरमाइन हर रेसिडेंशियल स्टेटस, कंप्यूटर टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी भी आपसे कंप्यूट कराऊंगा, लेकिन मुझे इसका आंसर बता दो आप। वुड हर रेसिडेंशियल स्टेटस अंडरगो एनी चेंज अज्यूमिंग दैट शी इज द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? अभी चार्ली कहां पे है? अभी चार्ली यूएसए की सिटीजन है, शी इज द सिटीजन ऑफ यूएसए, लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर होती और उसका टोटल इनकम इंडिया में 18 लाख होता, एंड शी इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन यूएसए, मतलब ये स्टेटलेस पर्सन है, ये स्टेटलेस पर्सन है, मतलब यूएसए में वो टैक्स नहीं भर रही, तो वो जो 61A हमने पढ़ा, क्या वो एप्लीकेबल होगा इसको? ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जल्दी बोलो। होगा एप्लीकेबल, आर बट एनओआर होगी वो। 61A नहीं, डीम्ड होगी ना। डीम रेसिडेंट बनेगी क्या, वही पूछ रहा हूं मैं आपसे। यस, हाँ। डीम्ड रेसिडेंट बनेंगे। और यहीं पे लग गया आप लोगों को ब्रांडेड चूना, ठीक है ना। मैंने हाईलाइट किया ये वर्ड, देखो ब्रांडेड चूना लग गया एग्जाम में, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला है, और मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया आप लोगों को कि ये जो प्रोविजन है ना दोस्तों, ये प्रोविजन जो है ना, ये जो अभी डीम रेसिडेंट का प्रोविजन आया है ना, ये देखो मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया था कि दोस्तों ये प्रोविजन खाली एंड खाली इंडियन सिटीजन को लगता है, नॉट इवन पीआईओ को। तुमको समझा, गेम समझा क्या? ओनली इंडियन सिटीजन को लगता है बाबा, पीआईओ को ये प्रोविजन नहीं लगता, शी इज द यूएसए का सिटीजन, और ये प्रोविजन के हिसाब से शी विल रिमेन अ नॉन रेसिडेंट, ठीक है ना, और नॉन रेसिडेंट ही रहेगी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा अभी ये लॉग आउट हो रहा है, मैं आप लोगों के साथ रीड आउट करता हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोगों ने पढ़ा अभी यहाँ पे, शी विल बिकम अ नॉन रेसिडेंट ओनली।
बाकी सब रहने दो, आप लोग मुझे इसका टैक्स निकाल के बता दो। इसका इनकम जो है ना चार्ली का, अभी ये लॉग आउट होने वाला है लेक्चर, इसका इनकम का टैक्स निकाल के बता दो मुझे। 2,67,000 आ रहा है इसका इनकम। यू हैव टू कंप्यूट हर टैक्स। शी इज द नॉन रेसिडेंट एसोसिएट। टैक्स निकाल के बता दो एग्जैक्टली। मैं अभी लॉग आउट करके फिर से नया लेक्चर चालू कर रहा हूँ।